फिर हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। इस तरह फिर हमें मुख्तलिफ चीजें अरेंज करके मुख्तलिफ प्रिकॉशन लेकर अपने आप को उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना होगा। और ये तब भी होगा कि जब आप अपने उस सिस्टम को दोबारा रिविजिट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर गलती है जिसकी वजह से हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेनिंग भी हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो आप समझते हैं कि बार बार आपके कहने के वो परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उनको निकाल कर नई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, ताकि आप अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकें। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एज ए एचआर मैनेजर, यू विल बी द आंसरेबल टू योर ऑनर्स। जहां तक ये तमाम चीजें आप कर रहे हैं अपनी कंपनी को बेहतर करने के लिए, उसके साथ साथ आपने अपने स्टाफ के लिए भी कुछ काम करना है। तो सबसे पहले जो आपकी जिम्मेदारी होगी अपने स्टाफ के लिए, वह उनकी हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करना। यू मस्ट बी इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर स्टाफ। देखिए, अगर वो सेहतमंद होंगे और महफूज होंगे तभी वो आपके लिए दिलो जान से काम करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका काम है वो आप क्या करेंगे, अपना स्टाफ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद फिर आप उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन लेंगे कि आया वो हेल्दी है नहीं है, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है जी। उसके लिए फिर आप जब स्टाफ अपने तमाम स्टाफ की इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उनकी हेल्थ के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप उनके लिए पर्सनल सेफ्टी लेवल मेंटेन करते हुए कुछ चीजें मेंटेन करेंगे ताकि आप उनकी हेल्थ को बेहतर कर सकें। और उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी कंपनी के साथ शेयर करके इस तरह की एक्टिविटी जनरेट करेंगे जो आपके एम्प्लॉयज को महफूज रखे और उनके लिए बेहतर हो। देखिए, हर आदमी जितना अपने आप को महफूज समझेगा, अपने आप को हेल्दी और सेफ समझेगा, वो उतना ही दिलो जान से आपके लिए काम करेगा। एक आदमी जो किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जिसको खदशा है कि उसको चोट लग सकती है, अगर उसको दिल में यही डर होगा कि यार अगर मुझे चोट लग गई तो मेरा क्या बनेगा, तो फिर वो उस तरह ओपन हार्टली काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि नहीं यार, मुझे चोट लगेगी अगर, तो मुझे कोई नौकरी का इशू नहीं होगा, मेरे पर जो खर्चा आएगा मुझे उसका इशू नहीं होगा, मेरी कंपनी मुझे सपोर्ट करेगी, तो फिर डेफिनेटली वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा और दिल जान से काम करेगा। तो आपने उनकी हेल्थ और सेफ्टी का करना है। दूसरा देखिए, आप जब हेल्थ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे होते हैं तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई ऐसा आदमी काम कर रहा है जिसको कोरोना इफेक्टिव है और आपको पता ही नहीं, और गवर्नमेंट एजेंसी आ जाती है चेक करने और वो डिडक्ट हो जाता है कि जी इस कंपनी में, तो उसका नुकसान क्या होगा, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, सील हो सकती है। खुदा ना खास्ता इस तरह ही कोई इस तरह का और आदमी काम कर रहा है जो लीगली आपके लिए कोई इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए जब आप उसका हेल्थ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो उसकी वजह से आप लीगली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे दूर रहते हैं। फिर आप अक्सर लोग क्योंकि अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी फिर उनके लिए ये इंफॉर्मेशन मांगती हैं ताकि वो
एम्प्लॉइज को उस तरह से इंश्योर कर सकें, और इंश्योरेंस के बाद अगर कल क्लाइंट को कोई इशू हो तो आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्लेम जो है उनका वो रेज कर सके। तो सो एचआर का एक और जिम्मेदारी जो वो अपनी तमाम जिम्मेदारी के साथ पूरी करेगा, निभाएगा, दैट इज द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय। वैसे भी देखिए, एक हेल्दी एम्प्लॉय आपके अदारे के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। हेल्दी होगा तो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो खुशी से काम करेगा, उसको काम करता हुआ देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। और अगर वो बीमार है, कोई इशू है, काम ही नहीं कर रहा, लेजी है, तो वो उसको देखते हुए दूसरे लोग भी लेजीपन का मुजाहरा करेंगे। इसलिए आपका जो हेल्थ और सेफ्टी प्रिकॉशन थिंग्स हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसका फायदा आपके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों उठा रहे हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग एचआर हमने देखा, और जो हमने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू किए, मुख्तलिफ एचआर पर्सनल्स के साथ जो हमने बातें की, उनसे डिस्कशंस की, सबसे ज्यादा इशू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो उनको फेस करनी पड़ती है वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। कि उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो सबसे ज्यादा इशू आते हैं, जो सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं, वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। पहले तो आप समझ लें कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है क्या। इससे मुराद ये है कि एक जगह पर एक से ज्यादा लोग जब काम करते हैं तो वो एक जैसे नहीं होते, उनके दरमियान फर्क होता है। यही फर्क जो है वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कहलाता है। मसलन इक्वल जेंडर टीचर्स हैं, अगर मेल और फीमेल दोनों हैं, और अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो दोनों के प्रॉब्लम फिर सेम नहीं हो सकते। मसलन एक बैंक है, वहां पर मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रहे हैं, किसी वजह से वहां पर स्टाफ को रात को 10-11 बजे तक बैठना पड़ जाता है। बैंक डिसाइड करता है कि जी मैं इवनिंग शिफ्ट ऑन करूंगा। इसके लिए फिर उसको देखना है कि मेल स्टाफ के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और फीमेल के लिए क्या लेने हैं। खवातीन का रात को 11 बजे ब्रांच बंद करके जाना आया फिजिबल है, जबकि शायद एक मर्द के लिए इशू ना हो। इसी तरह ही एज का जो फर्क है, डाइवर्सिटी इन द एज, कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग काम कर रहे होते हैं। टीचर्स की मिसाल लें, अगर आप टीचर्स की मिसाल लें, वहां पर मुख्तलिफ एज के टीचर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह ही आप अपने और कुछ डिपार्टमेंट देख लें जिसमें एक 26-27 साल का नौजवान काम कर रहा है और उसी जगह पर एक 60-65 साल का आदमी काम कर रहा है। तो उसकी वजह से एज जो है वो, एज डाइवर्सिटी जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ये भी एक इशू देखना है कि आप उसको कैसे हैंडल करना है। इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज ए एचआर मैनेजर, एचआर विंग, दैट इज द वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। फिर देखिए, एक से ज्यादा लोग, फर्ज करें आप ब्रांच है, आपकी कैशियर है, वहां पर अगर एक कैशियर जिसकी उम्र 25 साल है और एक कैशियर जिसकी उम्र 60 साल है, दोनों पे काम करने का, वो यंग है उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो कम थकेगा, जबकि
फिर इसके अलावा आपका बिहेवियर है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एटीट्यूड होगा, उनका मुख्तलिफ बिहेवियर होगा। तो ये तमाम चीजें आपको एज ए HR मैनेजर हैंडल करनी है। तो सब